घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे फिर से किसान आंदोलन की। 67वां दिन है इस आंदोलन का। किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी। और आपने देखा ही है पिछले 5 दिनों में इस आंदोलन ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। 26 तारीख देश का गणतंत्र दिवस, 62 दिन थे इस आंदोलन के, और देश इंतजार कर रहा था कि जय जवान जय किसान चरितार्थ होगा, क्योंकि किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर आमादा थे और उन्हें इजाजत भी मिली कि शांतिपूर्ण तरीके से आप ट्रैक्टर परेड निकालिए। लेकिन उस दिन गणतंत्र शर्मसार भी हुआ, हिंसा हुई, 394 पुलिस वाले जख्मी हुए, लाल किले पर निशान साहिब फहराया गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगे कि बीजेपी के लोग घुस गए। क्या ये दीप सिद्धू कौन है, लखा सिधाना कौन है, क्या ये उकसा रहे थे, बरगला रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, और आज तक 5 दिन हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जो लोगों का, आम आदमियों का समर्थन मिल रहा था किसान आंदोलन को, वो भी कम होता दिखा। सरकार भी सख्त हुई और आंदोलनकारियों को खदेड़ने की तैयारियां भी हुई। 28 तारीख को लगा, शाम को इस वक्त 28 तारीख को ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन बिखर गया, टूट गया है। लेकिन राकेश टिकैत की दहाड़ कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, फांसी लगा लूंगा, और उसके बाद आंखों से जो आंसू छलके कि इस आंदोलन में फिर से एक नई जान आ गई। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं। 23 जनवरी को जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रस्ताव दिए थे कि हम 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित कर देंगे, वो अभी भी खुला है। एक फोन कॉल की दूरी है किसान और सरकार के बीच। तो लगा कि अब फिर से मुद्दों पर बात आएगी। मुद्दे क्या हैं? तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानूनी गारंटी दी जाए। लेकिन आज एक और बदलाव आ गया है। आन बान शान की बात होने लगी है, और खुद राकेश टिकैत ने मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा से आज दिन में बात की और कहा कि यह लड़ाई बिलों की नहीं है, कानून की नहीं है, किसान के आन बान शान की है। बातें तो हम बंद कमरे में कर लेंगे, हम सरकार का भी, प्रधानमंत्री का भी सम्मान रखेंगे, और यह लड़ाई तो अब किसानों के सम्मान की है। तो क्या जो असल मुद्दे हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं? क्या आन बान शान का मतलब क्या है? किसान पिछले 67 दिन से जो परेशान है, और अब जो देश भर में और खास उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में जो पंचायतें, महापंचायत की जा रही है। आज बड़ौत में भी एक पंचायत की गई, कल बिजनौर में की जाएगी। बीते हुए कल मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी, राकेश टिकैत के गांव सिसौली में एक पंचायत की गई, हरियाणा में खाप पंचायतें हो रही हैं किसानों के समर्थन के लिए। तो वो तो इन मांगों को लेकर हैं, आन बान शान को लेकर हैं। क्या आन बान शान का नैरेटिव क्यों आ रहा है? क्या मुद्दों से भटक रहा है ये किसान आंदोलन? ये मैं सवाल पूछने वाला हूं। और सबसे खास मेहमान इस आंदोलन के अब सबसे बड़े चेहरा बन चुके राकेश टिकैत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं कुछ तीखे सवाल करने वाला हूं, लेकिन पहले राकेश टिकैत ने मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा से आज दिन में क्या कहा, उसे सुनिए। ये पूरी दुनिया में ये हो कि भारत सरकार झुकी ना, नाम भारत सरकार नहीं झुकी, संसद नहीं झुकी ना, नाम संसद को झुकने देंगे ना, भारत सरकार को झुकने देंगे ना, हम कोर्ट को झुकने देंगे, और किसान का सम्मान भी बरकरार रहेगा। तो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कानूनों को वापस लेने के अलावे भी जो विकल्प हैं उस पर बात हो सकती है।
वो बात करेंगे, वो अंदर की बात है। क्या बात होगी, एक जब लेवल बराबर हो जाएगा, वहाँ ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होगा, एक टेबल पे बैठ के बात होगा। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, ये बिलों का सवाल नहीं है। किसान की पगड़ी का सवाल है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद हो रही थी उसका सवाल है। तो टिकैत कह रहे हैं किसानों की पगड़ी का सवाल है, ये बिलों का सवाल नहीं है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, टिकैत ने क्यों कहा बिल की नहीं सम्मान की लड़ाई है, और क्या असल मुद्दों से भटक रहा है किसानों का आंदोलन। और मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत, लड़ाई थी तीनों कानून निरस्त करने की, रद्द करने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की, आन बान शान की लड़ाई कहां से आ गई? आप कह रहे हैं बिल की लड़ाई नहीं, आन बान शान की लड़ाई है अभी। नहीं, तो बिल उसी से तो जुड़ा हुआ है। जिस तरह से 28 तारीख में किसान की पगड़ी पे हाथ डाला गया, वही तो है। हम जो आए हैं, मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे हमारे आज भी वही हैं कि 3 बिल वापसी हो, उसी से तो किसान का सम्मान होगा। नहीं, उसी से किसान का सम्मान होगा, तो ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी बिल की लड़ाई नहीं, अब लड़ाई किसान की आन बान शान की है। लड़ाई तो कानून को लेकर है ना, इसीलिए तो 67 दिन से आप बैठे हुए। हाँ, तो वही तो है ना, वही तो हमने कहा कि जो कानून है वे वापसी होंगे, तो जब भी तो किसान का सम्मान बढ़ेगा। कानून की तो है ना मेन लड़ाई। तो नहीं, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान बरकरार रखेंगे, संसद का सम्मान बरकरार रखेंगे, प्रधानमंत्री का हमने ये कहा, हाँ, प्रधानमंत्री का ये कहा कि उन्होंने पहल करी है, हमने ये कहा कि उन्होंने पहल करी तो उनका सम्मान है। संसद ने ये कानून पास किए हैं, पारित किए हैं, राष्ट्रपति ने संस्तुति दी, सरकार ने नोटिफाई किया। कानून वापसी की तो लड़ाई है या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? ये क्या राकेश टिकैत के मान सम्मान की लड़ाई है? संसद में तो कानून नहीं, मेरा कोई नहीं। जो कमेटी निर्णय लेगी, ये कमेटी का निर्णय होगा, जो कमेटी निर्णय लेगी ये उसकी लड़ाई है। इस तरह से किसानों के पगड़ी को तार तार करने की कोशिश करी गई थी 28 तारीख में, उसका मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई थी। दिल्ली के सड़कों में चक्रव्यूह में फंसाने का जो एक प्लान था, वो तो अब समझ में आया ना कि क्या प्लान था इनका, कि किसान मुद्दों से हट जाए, किसान जेलों में भेज दो और किसान वहां पर लग जाए। हमने कहा कि इसका समाधान बातचीत है। बातचीत, हमने कहा कि 12 दौर बातचीत हुई, आप भी बातचीत में मौजूद थे। लगातार आप लोग कहते थे तीनों कानून निरस्त हों। सरकार ने 1.5 साल कानून स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया था। 23 तारीख को आखिरी बार जो प्रस्ताव दिया गया, 3 दिसंबर को भी ये प्रस्ताव दिया था, तो आपने एक सिरे से इसे खारिज कर दिया था। क्या आप कानून के स्थगन को लेकर मान जाएंगे अब? क्या आपके बयानों में वो संकेत ढूंढूं मैं? ऐसा नहीं है। हमने ये कहा कि किसान का भी मान सम्मान रहेगा, सरकार का भी रहे। ये बातचीत दोबारा शुरू करो आप, तो बात से तो हल निकलेगा ना। भाई सरकार को भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि आज हालात क्या है। मतलब किसान का सम्मान नहीं रहेगा, किसान यहां से झुक जाएगा। जो तो मतलब तीनों कानून निरस्त कराकर ही मानेंगे, उसको आप ये अभी आपका स्टैंड है या उसमें बदलाव आ गया है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। ये पूर्ण रूप से स्टैंड हमारा है, पूरा कमेटी का स्टैंड है। 3 कानून निरस्त हो, एमएसपी पे कानून बने, और चीजों पे कमेटियां बन जाएगी, वो बात करती रहेगी। नहीं, पर ये क्या एक संयोग है? देखिए राकेश, क्या करते हैं कि हाँ, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बात को प्रेस के लोग कहीं की बात को उठाकर कहीं जोड़ देते हैं। हमने कहा कि कमेटियां बनेगी, कानून निरस्त हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाएगा, कमेटियां बनेगी, जो और इशू होंगे वो कमेटी में तय करते रहेंगे। बाकी इशू कमेटी में तय करते रहेंगे, लेकिन आप 3 कानून निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में पीछे नहीं हटेंगे, ये आप साफ कर रहे हैं। ये जो 2 बड़े इशू हैं, ये साफ है, 2 बड़े इशू है, इस पे सरकार बात करे, और चीजों पे कमेटियां बन जाएगी, साफ करे, देश के सामने सरकार बतावे कि क्या उनको दिक्कत है।
नहीं, जब आप मतलब कहते हैं पहले ना कि कंडीशन पत्रकार लगाते तोड़ हैं मरोड़ कि हमने देते कर हैं, दिया, मैं उनमें उन पत्रकारों में वो से नहीं हूं शब्द राकेश कहीं का टिकैत। उठाकर कहीं आप मुझे जोड़ते हैं, भली कहीं का भांति उठाकर जानते कहीं जोड़ते हैं, हैं। मैं तोड़ता मरोड़ता कुछ नहीं हूं, ना कहीं पे एडिटिंग करता हूं, बयान पूरा सुनवाता हूं। आपका बयान भी सुनवाया, और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि सिर्फ आपका बयान नहीं आया है, आपके बड़े भाई नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने भी कुछ ऐसा मिलता जुलता बयान दिया। उनका बयान सुनिए, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। नरेश टिकैत का बयान सुनवाइए। या बिल के खिलाफ नहीं हुई, बिल के खिलाफ नहीं है तो सम्मान के खिलाफ हुई। सम्मान को ठेस पहुंचाई गई किसानों के। बिल की तो बात की, पहले तो सम्मान बचाने की बात है। हमारे उसमें तो कितने मुद्दे जुड़ेंगे भी, या थोड़ा ही है बातचीत। बिल की हमारी ऐसी कोई हुआ नहीं है, बिल की तो निमट जाएगी बात, बैठ कर बात हो रही है, तो सम्मान को ठेस पहुंचने लगी। तो देखो, बिल की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है क्या आपकी मुख्य मांग? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, संयोग है क्या? आपने बयान दिया और नरेश टिकैत का बयान, और लगभग मिलते जुलते बयान। जिस अच्छा, किसान की पगड़ी उछाल के और बिलों को लागू करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस तरह से एक सरदार कौम को बदनाम करने की साजिश रची गई देश में, जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, और ये साजिश तो रच दी थी। यहाँ पे हमको पुलिस डंडे लगावे, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के संविधान को फटते देखा है हमने उस तारीख को, रात को। यहाँ पे पुलिस के 2000 जवान यहाँ पे एक तरफ खड़े हुए थे और सरकार के गुंडे एक तरफ यहाँ पे खड़े हुए थे। ये कौन सा कनेक्शन है कि कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर पड़ेंगे और दिल्ली के अंदर किसानों पे पत्थर पड़ेंगे? ये कहाँ का कनेक्शन है? ये आन बान शान की यही तो लड़ाई है। राकेश टिकैत, एक पुरानी कहावत है, अगर हमने समझौता नहीं करा तो नहीं, हमने अगर समझौता नहीं करा तो हमारे पगड़ी से खिलवाड़ होगा। एक सरदार बिरादरी को 40 साल के गड्ढे में डालने की कोशिश करी गई, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी गई। ये सम्मान का लड़ाई है, ये उन 3 बिलों की लड़ाई है जो सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे। एक पुरानी कहावत है यहाँ से किसान आपके इलाके की, बहुत बड़ा षड्यंत्र, आपके इलाके की, हरियाणा की एक पुरानी कहावत है, जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता कोनी। और जिनको समझ में नहीं आता, जाटड़ा मतलब जाट का लड़का, और काटड़ा अंग्रेजी में समझा रहा हूं, बफलो का जो मेल चाइल्ड होता है, काटड़ा। जाटड़ा और काटड़ा बाले तो डरता कोनी। राकेश टिकैत डर गया 28 तारीख को। नहीं, हम कानून से नहीं डरे। षड्यंत्र, अगर किसान के साथ में षड्यंत्र होगा, किसान सम्मान से जीना चाहता है। किसान पे एलिगेशन लगाया गया कि इसने झंडे का अपमान करा। हमारे शहीद जो बच्चे हैं वे तिरंगे में ही लपट के आते हैं। किसान ही तो तिरंगे का सम्मान करता है। मतलब आज तक जिन लोगों ने झंडे का अपमान करने की कोशिश करी वहां पे, उसको गिरफ्तार नहीं करा, और 84 लोग वहां पे गिरफ्तार करे। हम उसके समर्थक नहीं है, कोई अगर वहां पे ऊपर था आप उसको करो, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है कि लाल किले के गेट तक कौन लेकर गया। वे वीडियो क्लिपिंग है, पुलिस के अधिकारी उनको लेकर गए हैं वहां तक, उनको रास्ते दिखाए गए हैं, उनसे आंदोलन वे कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले नहीं चले, उनसे हाथ मिल रहे हैं वे पुलिस के अधिकारी, उनसे हाथ मिलाने। किसी मीडिया चैनल की हिम्मत के वे चैनल पर चला दें, जो भी चैनल वाला चलाएगा वो जेलों में बंद होगा। हम चलाते हैं और दिखाते हैं, और सब कैमरा सवाल कलम पूछे के गए। ऊपर बंदूक का नंद पहरा किशोर है। गुर्जर ने वहां पर क्या किया दिखाया, आज सवाल भी पूछे। किसान कलम और बंदूक, किसान कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है देश में। हम पहरे में फैसला नहीं करेगा किसान। किसान का बराबर लेवल जब होगा, जब सरकार से बातचीत करेंगे। ये किसान पीछे नहीं हटेगा। यही है किसान के मान सम्मान की लड़ाई। किसान झुक कर पीछे नहीं हटेगा, न किसान की पगड़ी झुकेगी न किसान झुकेगा। जब बराबर लेवल आ जाएगा, हमने प्रधानमंत्री कहा कि उनका धन्यवाद है कि उन्होंने पहल करी है, ये कहा है हमने कभी प्रधानमंत्री के अब खिलाफ आप नहीं इस बोले। आंदोलन के हमें दर्द सबसे है। बड़े चेहरा बन गए हैं राकेश टिकैत, इसमें कोई शको शुबा नहीं रह गया। मैं आंदोलन का चेहरा नहीं हूँ। नहीं, मैं सवाल सुनिए ना, मेरे वे सारे आप साथी सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, ये एक हकीकत है। ये आंदोलन बिखरता सिमटता दिख रहा था 28 तारीख को,
राकेश टिकैत आपकी इमोशनल अपील पर फिर से इसमें जान आई, लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आप अपनी तरफ से बयान दे देते हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का हिस्सा आंदोलन शुरू होने के 12 दिन बाद बने थे। अब क्या आप हाईजैक कर रहे हैं इस आंदोलन को? नहीं, मैं ये कहा कि मैं कोई चेहरा नहीं हूं। वो पूरी कमेटी है, वो पूरी कमेटी फैसला लेती है। जो पत्रकार, जो 100 पत्रकार जो घेर के क्वेश्चनों को करते हैं, यहाँ पे भीड़ रहती है, वे क्या उगलवाते हैं, वो उलझाने का काम करते हैं। वे पूर्ण रूप से प्रायोजित लोग, वे सरकार के लोग होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि राकेश टिकैत या कोई एक बयान दे दे, उसको चलाएं। जो चीज हम कहती है उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बंदूक का कब्जा है। सारी चीज हकीकत है। हमारे बिल भी वही हैं, किसान भी वही हैं, आंदोलन स्थल भी वही हैं, सब वही हैं। और संयुक्त मोर्चा ही इसका फैसला लेगा। न राकेश टिकैत फैसला लेगा, न नरेश टिकैत फैसला लेगा। वे तो गांव में रहते हैं, उनके वहां पर जाकर उनसे पूछ हो जाए कि अगर 1.5 साल होगा जी 3 कर दे, सीधे आदमी कह दिया होगा भाई चलो 1.5 की बजाय दुगना कर दिया। मतलब उलझाने की कोशिश करते हैं। 10-10 प्रेस के लोग वहां पर जाते हैं। तो आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। सरकार से प्रायोजित कुछ जो तत्व हैं वो इस आंदोलन को, आप लोगों के बयानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप पर भी आरोप लगता है राकेश टिकैत, और आपने माना है पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया। कुछ लोग ये भी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप सरकार की तरफ से प्रायोजित हैं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। आप धीरे धीरे सरकार की भाषा बोलने लगे हैं। बीजेपी को किस नहीं, मैं कोई सरकार की भाषा नहीं बोलता। मैंने वो दर्द बयान उस दिन करा है। कौन आदमी है, कोई न कोई तो हर आदमी किसी न किसी को बयान वोट देता है। भाई मेरी वाइफ ने किसी को वोट दी, भाई ने किसी को वोट दिया, वोट देने का सबका अधिकार है। मैंने अगर ये बता दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मेरा कोई एजेंडा उसका नहीं है। मुझे जो वहां ठीक लगा मैंने दे दिया। वोट आदमी व्यक्ति को देख कर देता है, वोट आदमी पार्टी को देख कर देता है। हो सके कि किस उसमें दे दिया। बहुत से सवाल होते हैं जब आदमी अंदर जाता है, बहुत से चीजें होते हैं। कोई मेरा संबंध नहीं है, मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई है, सब प्रॉपर्टियां सीज लग रही है उन्हें। ये राकेश टिकैत न यहाँ से हटेगा। संयुक्त मोर्चे का जो फैसला होगा उसके पीछे रहूंगा। आगे जाने की मैं कोशिश नहीं करता, ना मैं कोई चेहरा हूं, ना मैंने कुछ करा। लेकिन मैंने देखा कि अगर जिस किसान को मैं अपने साथ यहाँ पर लाया, जिस किसान को हम अपने साथ लेकर आए, उनके ऊपर कोई प्राइवेट आदमी आकर कोई लाठियां बजाता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसानों का। नहीं, चेहरा तो आप बन गए हैं। और जो भी आप बयान देते हैं राकेश टिकैत, पूरा किसान समाज बहुत गंभीरता से, बड़ी आतुरता से उन बयानों को सुनता है। अब एक चीज मुझे ये बताइए, आपसे मिलने मनीष सिसोदिया आए, जयंत चौधरी आया, सुखबीर बादल, अभय चौटाला, अभी उनसे भी मैं बात करने वाला हूं। किसान आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था। विपक्षी दल आपको समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ अब मंच भी साझा कर रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये भी आ रही है, कल बिजनौर में महापंचायत है, अब वहां किसान BKU रोक रही है पॉलिटिकल लीडर्स को आने के लिए। तो किसान आंदोलन को क्या विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए या इसे विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन रखेंगे? ये आंदोलन गैर राजनीतिक था, है और रहेगा। न यहाँ किसी को मंच मिलेगा, न यहाँ किसी को माइक मिलेगा। वे आएंगे, उनका धन्यवाद है, आ रहे। कोई मेहमान आता है घर पे, आ जाए, ना मंच पर जाएगा ना माइक पर जाएगा। बिजनौर वाले उसमें भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो मंच की तरफ नहीं जाएंगे, ना उनको चढ़ने दिया जाएगा। बराए मेहरबानी करके इस आंदोलन के मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। कोई भी पक्ष विपक्ष इसमें वोट तलाश करने की कोशिश ना करें। जहां उनके इशू है वे अपना वहां पे काम करें। इस आंदोलन से उनका कोई मतलब नहीं है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से किसान का है, गरीब का है। यह आंदोलन गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो, यह आंदोलन उसका है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का यह आंदोलन नहीं है। तो प्रधानमंत्री को या कृषि मंत्री को फोन कब करने वाले हैं? एक फोन की दूरी बताई कल प्रधानमंत्री मोदी ने। कोई फोन नहीं करेंगे। फोन कमजोर आदमी करेगा,
फोन वो करेगा जिसको ये लगेगा कि हमने आपकी सहमति आपको दे दी है। जैसे वे फोन पहले करते थे ऐसे ही फोन उनको करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई कानूनों की लड़ाई है, और इसीलिए क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं किसान की आन बान शान को, इसलिए आप कह रहे हैं लड़ाई कानूनों के खिलाफ है, लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की कानूनों है। के खिलाफ लड़ाई है, कानूनों के खिलाफ लड़ाई है। एमएसपी पे कानून बने। मैं अभी गया सिंघू बॉर्डर अभी 3 दिन पहले, मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ में थे। कई हजार ट्रक आज भी हर रोज हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, इधर से उत्तर प्रदेश और बिहार से धान लेके। मतलब आधे रेट में धान खरीद होगी और वहाँ पे एमएसपी पे बिकेगा पूर्ण रूप से। ये एमएसपी का सवाल इसलिए है कि मेरे पूरे देश के किसान को भी एमएसपी मिले। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का किसान मजबूत है क्योंकि उनको 72 साल से एमएसपी मिलती है, ये पूरे देश को एमएसपी मिले। हमने नहीं कहा कि सरकार उसकी खरीद करे, आप एमएसपी लागू करो। कोई व्यापारी होगा उसका कीमतें कम पे ना खरीद करे, ये कानून बनेगा और ये सरकारों को बनाना पड़ेगा ये कानून। इनसे पीछे नहीं हटेंगे चाहे सरकार आपको गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी देंगे राकेश टिकैत? नहीं, गिरफ्तार तो हम हैं, जितने हमारे पे सजाएं लगी है। आप कानून बनाओ और उसी दिन हम सरेंडर करेंगे। और जो सजा कानून की है, मैं संविधान और कानून को मानने वाले हम लोग हैं, हम 5, 10, 15, 20 और 30 साल की सजा होगी उसके लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, हम कोई वकील भी खड़ा नहीं करेंगे। जो कोर्ट सजा देगा हम उसको मंजूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। तो ये लड़ाई जब कहा जा रहा है आन बान शान की है, दरअसल ये कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें सबसे अहम मुद्दा बन सकता है और वो बीच का रास्ता भी हो सकता है क्या। अब चर्चा में मेरे साथ बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस से जुड़ा संघ है, उसके महासचिव हैं। एमएसपी मुख्य मुद्दा होना चाहिए, इसकी लगातार पैरवी करते रहे हैं। देश के फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। और देवेंद्र भाई, थोड़ा सा हेडरूम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हेडरूम कम कीजिए, अपनी तरफ कर लीजिएगा, बहुत स्पेस है आपके हेड में। और अभय सिंह चौटाला, आईएनएलडी के चेहरा, विधायक थे, इस्तीफा दे दिया है किसान आंदोलन के चलते। अभय चौटाला, सीधा सवाल मेरा आपसे ही, क्या किसान आंदोलन मुद्दों से भटक रहा है आन बान शान की बात करके, या ये ऑन ट्रैक है? ये बिल्कुल तय के ऊपर है, कहीं कोई भटकने वाली बात नहीं। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए, इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन जो जो षड्यंत्र सरकार ने इस आंदोलन में कैसे कमजोर हो उसके लिए रचे, उसके पर्देफाश हो चुके हैं। अब आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि किसान को कमजोर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना की आड़ में, और इस कोरोना की आड़ में जो कानून बनाए गए वो कानून किसान के लिए डेथ वारंट था। लेकिन अब इस लड़ाई में जिस ढंग से किसान देश का एकत्रित हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि केंद्र की सरकार इसको और ज्यादा लंबा लिंगर ऑन करने की। देश के प्रधानमंत्री जी को हर हालत में अब इस पे सोचना चाहिए कि बहुत लंबे समय से किसान जो है बॉर्डर पे बैठा है। हम पहले सुनते थे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा जवान, चाइना के बॉर्डर पे हमारा जवान, तिब्बत के बॉर्डर पे हमारा जवान, लेकिन हैरानी है अब उसके बारे में चर्चा कम है। दुनिया में अगर कोई चर्चा है तो इस बात की है कि दिल्ली के लगते हुए सारे जितने भी बॉर्डर हैं उनके ऊपर देश का लाखों किसान जो है अपनी जमीन को कैसे बचाया जाए उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। पर एक स्टैंड ऑफ है अभय चौटाला, एक स्टैंड ऑफ है। 12 दौर बातचीत हो चुकी है, पिछले 5 दिन जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है। बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ने फिर से पहल तो की है, लेकिन बातचीत से कोई हल निकलेगा। और इस आंदोलन में एक खासियत ये है, या इसकी कमजोरी भी एक ये है कि ये एक साझा नेतृत्व है। आपके दादा
चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल, वो किसान आंदोलन किया करते थे, या राकेश टिकैत जिनसे मैं बात कर रहा था, इनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किया करते थे आंदोलन, तो मालूम होता था मांगे ये हैं और सीधी बातचीत हुआ करती थी। यहां पर इसीलिए मैं राकेश टिकैत से खोद खोद कर पूछ रहा था, कभी आन बान शान की लड़ाई हो जाती है, कभी कानूनों की लड़ाई है। ये कमजोरी है क्या इस आंदोलन की, या यही मजबूती है इसकी? कोई कमजोरी नहीं है। किसान को कमजोर करने के लिए सरकार ने पुलिस का भी सहारा लेकर के देख लिया और अपने आरएसएस के लोगों को उस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज उनके हाथ में दे करके बेच करके भी देख ली। यहाँ कोई इस इशू की लड़ाई नहीं है, मैं जो समझता हूँ। यहाँ लड़ाई सीधी सीधी है कि 3 कृषि के कानून वापस किए जाए और देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप पहले उनके वो वीडियोस देखो जो इलेक्शन से पूर्व उन्होंने कहे थे। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था और कहा था कि अगर हमारी सरकार इस देश में बनेगी तो सबसे पहले किसान का कर्जा माफ हो। दूसरा उनका ध्यान था कि हम सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और H2 के फार्मूले से उसको लागू करके किसान की आय बढ़ाएंगे, 2 गुना करेंगे। और ये भी कहा था कि हमारा राज बनने के बाद किसान के खेत के अंदर जो लागत होगी हम उससे 50% किसान को ज्यादा देंगे ताकि किसान मजबूत हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो बात आप कह रहे हैं, बीच में रोक रहा हूं अभय चौटाला, सबसे बड़ा मुद्दा और बीच का रास्ता क्या ये निकल सकता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है उससे क्या रास्ता निकल जाएगा? 23 तारीख का प्रस्ताव तो खारिज हो चुका है। सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में क्या हिचकिचाहट है? अगर सरकार खरीदी करेगी एमएसपी पर तो निजी कारोबारी कंपनियां, व्यापारी, आड़ती क्यों ना खरीदे? न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा, इसका बीच का रास्ता हो सकता है क्या? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं रखते, इसलिए भरोसा नहीं रहा कि ये बातें उन्होंने आज से 6 वर्ष पहले कही। इसलिए भरोसा नहीं आज देश के प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने गरीब आदमी को उसका वोट परगला करके लिया था कि 15-15 लाख रुपया जो काला धन विदेशों में जमा है, हम उस धन को वापस लाएंगे। हर व्यक्ति के खाते में जन धन योजना के तहत 15-15 लाख रुपए जमा करा दें, किसी के खाते में 1 नया पैसा नहीं आया। ये लोगों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री से, कर्जा किसान का माफ नहीं हुआ, इसलिए देश के प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं किया जाता। तो बात पर अभी भरोसा नहीं है, आप एतबार की कमी की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, बद्री नारायण चौधरी, एमएसपी बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? प्रधानमंत्री ने कल जो कहा, एक कॉल की दूरी है, उसमें बात तो वही है ना, 23 जनवरी की या 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को भी कह दिया गया था कि स्थगित कर देंगे, जितने संशोधन चाहिए वो कर देंगे। उसको किसान मान नहीं रहे। लड़ाई दरअसल अगर बीच का रास्ता निकालना है इसमें, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए। क्या वो रास्ता निकलेगा? संदीप जी, अभी 26 जनवरी को भारत माता पूजन का कार्यक्रम लेकर के हम लोग 25,000 गांवों में गए हैं। 65,000 कार्यकर्ता 25,000 गांवों में गए हैं, उनका व्रत इकट्ठा हुआ है और उसके हिसाब से दोपहर तक जो गांवों की स्थिति थी, दोपहर में दिल्ली का दृश्य देख करके उनके प्रश्न भी बदल गए, उत्तर भी बदल गए। और उसके बाद आज जो नरेश जी टिकैत ने और राकेश जी टिकैत ने जो बात कही है, उससे पूरे देश के टेलीफोन आए हैं, कितना स्वागत किया है। पूरा भारतीय किसान संघ इनके वक्तव्य के साथ खड़ा है, इनके समर्थन में खड़ा है। उन लोगों ने देश की छवि बिगाड़ी। चीन की भागने वाली, भारत में आने वाली कंपनियां जो है पुनः सोच लें, अपना निवेश बदल लें। लाल किले पर लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, ये नारा लगाने वाले जो लोग हैं, उनके बहकाने में आकर के ये आंदोलन एक साजिश बनता जा रहा था। लेकिन आज आंदोलन के नेताओं ने इसको सही दिशा दी है
और इनके अंदर देश भर का किसान इन कानूनों में अपना लाभ देख रहा है। ये कुछ प्रांतों के अंदर या कुछ पार्टियों के लोग और इनके अंदर अपनी किसान की लूट का प्रचार करके, जब सरकार तैयार, किसान तैयार, लेकिन विपक्ष रोड़ा बना हुआ है। इसलिए देश तो मतलब ये कानून आज आप कह रहे हैं 2 महीने से, बद्री बाबू एक मिनट 2 महीने से ज्यादा हो गए, आप लगातार मेरे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। आप कहते हैं ये कानून, आपका अब तक स्टैंड था ये कानून किसान विरोधी हैं, हमसे बिना पूछे बिना सलाह मशवरा किए बनाए गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी होनी चाहिए। आप इन सब बातों को अब धता बता रहे हैं, कह रहे हैं ये कानून ठीक है, एमएसपी की कोई लीगल गारंटी की जरूरत नहीं। संदीप जी, एक बात आप गलत बोल गए, जाने अनजाने में कहें कि मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कानून वापस नहीं होने चाहिए, इनमें संशोधन की हम मांग करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने को लेकर आपने सरकार को चेतावनी दी थी कि मेरे 30 लाख कार्यकर्ता हैं मेरे संगठन के, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं? अब भी कह रहे हैं, इसके बिना तो पीछे हटेंगे ही नहीं। हम भी इनके साथ खड़े इस काम के लिए। हाँ। और ये आपसे बिना सलाह मशवरा किए ये कानून बनाए गए। राकेश जी टिकैत के पीछे ये आपसे बिना सलाह मशवरा किए, आप क्या किसी भी किसान संगठन से सलाह मशवरा किए बगैर कानून बने ना? ये आपकी बात मैं स्वीकार कर रहा हूं और मैं आज भी कहता हूं कि अभी भी वित्त मंत्री ने बजट पहले किसानों को बुला के जो चर्चा करनी चाहिए थी उसमें हमको नहीं बुलाया। तो बीच का रास्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी है बद्री बाबू? बिल्कुल, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर पूरा देश इनको माथे पर चढ़ा लेगा और ये किसानों के सर्वमान्य नेता होंगे। देवेंद्र शर्मा, दिक्कत क्या है? मैं पहले भी कार्यक्रम कर चुका हूं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार वही कहती है 5-7 लाख करोड़, बहुत से कहते हैं 15 से 17 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। हकीकत क्या है? फैक्ट्स के साथ थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। देखिए संदीप जी, मैंने तो शुरू से एक बात कही है और आपके भी शो पे बहुत बार कहा है कि ये जो सारा पेच फंसा हुआ है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारे देश के किसान मांग रहे हैं कि ये कानून गारंटी हो, मुझे लगता है कि यही भारत के लिए और यही दुनिया के लिए एक सलूशन है जिस क्राइसिस में आज किसान फंसे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो भारत में हो। तो इस बात की तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि हमारे किसान जो है वो ऐसी बात की डिमांड कर रहे हैं, ऐसे इशू को डिमांड कर रहे हैं या ऐसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड कर रहे हैं, ऐसे जो एक अप्रोच होनी चाहिए सरकारों की उसके ऊपर ध्यान ला रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी बद्री जी ने कहा, मेरा मानना है कि वो सिर्फ भारत की ही किसान नहीं, सारे दुनिया के किसान शुक्रगुजार होंगे भारत सरकार के अगर हम ये कदम लेते हैं। तो दिक्कत क्या है इसमें? मैं आपसे वही अर्ज करने लगा हूं, लेना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहले कहा गया कि 17 लाख करोड़ है, कोई किसी ने कहा 10 लाख करोड़ है, इस पे कई आंकलन आ चुके हैं। और अगर एक आंकलन जो अभी हाल में ही एक अखबार में आया था, अगर मैं उसको पूरा एनालिसिस को देखता हूं तो उसमें ये पता चलता है कि टोटल जो बर्डन होगा, अतिरिक्त जो होगा, वो 1.25 लाख करोड़ के आसपास होगा। एक और आंकलन है जो कहता है कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। मेरा मानना है कि सर अगर 4 लाख करोड़ का भी ये अगर बर्डन आता है हर साल का, तो इसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम 7वां पे कमीशन जो है उसमें तो सिर्फ 5-6% जो ऑर्गेनाइज लेबर है, सरकारी या पीएसयूज या उसमें जो है इन्वॉल्व है, उसको हम 4,80,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं अगर हर साल अतिरिक्त जो बर्डन आएगा, बजटरी बर्डन आएगा। तो मुझे लगता है कि हम 50% पॉपुलेशन को देने में क्यों कतरा रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक इंप्रेशन दिया गया वो इसलिए दिया गया है संदीप जी, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत ने एक ये मैसेज दिया है कि अगर एमएसपी को लीगल कर दिया जाए तो ये तीनों जो लॉज हैं ये कोलैप्स कर जाते हैं, ये ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई कंपनी जो है वो ज्यादा दाम नहीं देना चाहती है। तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। अगर आपको एमएसपी पे तो खरीदी होगी ही, और निजी कंपनी चाहे तो वो ऊंचे दाम पर भी खरीद लेगी।
यहां तो नीचे दाम की बात हो रही है, इसीलिए तो फ्लोर सीलिंग की बात है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्राइवेट कंपनी ज्यादा देना चाहे तो दे, लेकिन जो ये कहा जाता है कि एमएसपी रहेगा, वो वही रहेगा जो 6% किसानों को आज एमएसपी मिलता है भारत में। और जो हमने पहले कहा है कि वो 94% फार्मर्स जो है वो मार्केट पे डिपेंडेंट हैं। हम चाहते ये हैं, और किसान भी, मैं जो उनको देख रहा हूं, उनकी भी डिमांड ये है, जैसा टिकैत साहब ने भी कहा था, कि सारे देश में हम चाहते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो थोड़ा जो एक बेनिफिट मिलता है, वो क्यों नहीं सारे देश के किसानों को मिले, क्यों नहीं यूपी के किसानों को मिले, क्यों नहीं बिहार के किसानों को मिले। पंजाब की भी अगर मैं बात करूं देवेंद्र शर्मा, पंजाब में 89% खरीदी किसानों की फसलों की, और 2 फसलों की बात हो रही है यहां पर, गेहूं और धान की, वो एमएसपी पर हो रही है। हरियाणा में 85%। लेकिन पंजाब में, और ये जानकारी आप ही ने एक कार्यक्रम में के दौरान दी थी, पर ये दर्शकों को फिर से याद दिलाने की जरूरत है, 1 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के किसानों पर। हर परिवार पर 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्ज है, जिसकी खरीदी 89% खरीदी एमएसपी पर हो रही है। पूरे देश में 6% खरीदी हो रही है, तो देश में, बाकी देश में क्या हाल होगा किसानों का। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं कि ये जो कर्जा मैंने बताया था, जो हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिस्ट ने ये एनालिसिस किया है, वो है कि सारे पंजाब के जो किसान परिवार हैं उनके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का। हाँ, 1 लाख पूरे हाँ, मैंने वही बोला। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसमें यह है कि जो किसान जो परिवार जो हैं, उनका हाउस होल्ड का अगर हम देखें कर्जा कितना इनकम है, तो उन सब के ऊपर 10 लाख रुपए का जो है वो उनकी जो कर्जा, मतलब टोटल उनकी वो है एक्सपेंडिचर है, और 6 लाख जो है हर परिवार का वो जो है वो उनकी जो इनकम है। यानी एक आउटगो देखें तो आप, इसका मतलब हुआ, क्योंकि हाउस होल्ड है ये, इसमें खेती भी और बाकी जो उनके एक्टिविटीज है वो जोड़ के उन्होंने किया है, तो उससे ये पता चलता है कि हर परिवार जो है, खेती का परिवार जो है, वो बहुत से उसमें कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। बिल्कुल। और अभय चौटाला, हाँ, अभय चौटाला, देखिए, मैं 1 मिनट देवेंद्र, थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा ना इस बात को। एमएसपी तय कौन करता है अभय चौटाला? CACP। एक कमरे में बंद, एक बंद कमरे में 5-6 नौकरशाह तय कर देते हैं। और ये वैधानिक भी नहीं है कि भाई, जैसे वेतन आयोग है जिसका जिक्र कर रहे थे देवेंद्र शर्मा, हर 5 साल 4 साल में वेतन आयोग आता है, तनख्वाहें बढ़ती हैं सरकारी कर्मचारियों की। 45 साल में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। किसान की आमदनी 19 गुना बढ़ी है 1970 से 2015 के बीच। और तय कौन करता है? CACP, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है कि वो बात माने। तो ये किसान वेतन आयोग बनता है, एक किसान आयोग क्यों नहीं बनता? एमएसपी को लीगल गारंटी में दिक्कत क्या है? आपके दादा तो कृषि मंत्री भी रहे, देश के उप प्रधानमंत्री भी थे। ये जो एमएसपी की बात है, इस एमएसपी को अकेले को इसके साथ नहीं, सबसे बड़ी जरूरत आज इस चीज की है कि अगर कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, देश में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के हिसाब से किसान की फसल के दाम बढ़ने चाहिए। उसको उस ढंग से नहीं लेकर के। पेट्रोल और डीजल के दाम साल में कितनी दफा बढ़ रहे हैं। जो डीजल किसान अपने देश में सबसे बड़ी खपत करता है, उसके दाम 40 रुपए थे जो आज 80 रुपए पहुंच गए पिछले 4-5 साल। तो खाद के जो दाम थे वो कितने बढ़ गए, लेकिन किसान की फसल के दाम वहीं के वहीं खड़े हैं। दूसरा, एमएसपी में एक चीज देखने वाली, एमएसपी देश के अंदर चंद राज्यों को दी जाती है। बिहार को आप ले लें, जहां हमारे यहाँ पे एमएसपी के हिसाब से खरीद की जाती है धान की फसल की, गेहूं की फसल, बाजरे की, चने की, सरसों की। बिहार का किसान जो है आज हमारे यहाँ करके लेबर करता है, वहां 10 एकड़ जमीन वाला भी यहाँ लेबर करके जाता है, और यहाँ 2.5 एकड़ वाला किसान जो है वो किसी के लेबर करने नहीं जाता, क्योंकि उसको फिर भी कुछ ना कुछ पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन उस एमएसपी की वजह से कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है। हाँ, बिहार में 42,000 रुपए सालाना आए हैं। अबे भाई, 42,000 मतलब 3,500 रुपए महीना। हरियाणा में 1,90,000 की सालाना आय है किसान की, और पंजाब में तो 2.25 लाख के करीब है।
वही वही बात मैं आपसे करने जा रहा था कि उस किसान के साथ नाइंसाफी क्यों कर दिए देश की सरकार ने। देश की सरकार को पूरे देश के अंदर एमएसपी की गारंटी के साथ एक कानून बनाना चाहिए कि हर हालत में किसान की फसल जो है एमएसपी के रेट से ऊपर तो बिक सकती है, उससे एक पैसा कम नहीं बिक सकती है। अगर उससे कम कोई खरीदता है तो उसके लिए आपराधिक दंड होना चाहिए, उसके लिए आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। आप प्राइवेट कंपनियों को लाओ, लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी जो है किसान से कॉन्ट्रैक्ट करे और उसकी फार्मिंग को, उसकी फसल को अपनी मर्जी के भाव के हिसाब से खरीदे। आपने इस तरह का एक्ट बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी ने 15 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कह के भी किसान की फसल को वो छोड़ सकता है, आपकी फसल का पकाव सही नहीं, तो किसान का उस फसल को बेच सकता है। मंडियां आप खत्म करने जा रहे हैं। अब प्राइवेट मंडी की बात करें, जो मंडियां चल रही है आप और दूसरे राज्यों में वो मंडियां बनाओ ताकि उस दूसरे राज्य का किसान भी किसी के यहाँ लेबर करने के बजाय अपना देश के अंदर फसल पैदा करके वो भी सम्मान के साथ। हाँ, तो किसानों की जो अनदेखी हो रही है किसानों के मुद्दे पर, यहाँ नैरेटिव ये बन जाता है, शहरों में स्टूडियोज में बैठे हुए लोग किसानी जो समझते नहीं हैं, खरीफ रबी का फर्क नहीं पता बद्री नारायण बाबू, कि अरे किसान तो इनकम टैक्स पे नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जीन्स पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए बद्री बाबू, इस देश में आपने वेतन आयोग की बात हम कर ही रहे थे, पे कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक संघ सेवा आयोग, माइनॉरिटीज कमीशन है, एससी एसटी कमीशन है, न जाने कितने कमीशन है इस देश में। और 2/3 जनसंख्या जो काम करती है यानी कि खेतीबाड़ी करती है, कोई किसान आयोग नहीं है। जो बॉडी, जो कमिटी सीएसीपी कीमतों को तय करती है, उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। अजीबोगरीब हालत नहीं है क्या ये? संदीप जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन केवल किसान आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसमें राजनेताओं को दूर नहीं रखा जाएगा। अब तक मैंने देखा कई राज्यों में किसान आयोग हैं लेकिन वहां राजनेता बैठे हुए हैं। दूसरी बात, किसान आयोग तो बड़ी बात नहीं है, इनके अलावा हमारी बहुत समस्याएं हैं, एमएसपी के अलावा भी है। इसलिए हम बार बार मांग करते आए हैं कि जो 1.5 साल सरकार ने दिया है इसके अंदर एक सक्षम समिति का गठन हो जिसमें एक सरकार के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि और तटस्थ। तो 1.5 साल अगर कानून आप स्थगित करते हैं, 1.5 साल में तो नए कानून बन जाएंगे ना बद्री बाबू। आपको भी बुलाएं और किसान संगठनों को बुलाएं, नया कानून बना दें। ये 1.5 साल स्थगित करने का क्या फंडा है? संदीप जी एक किसानों को अगर बांटना है तो ये विषय उठाओ, किसानों को यदि इकट्ठा करना, जोड़ना है, इस विषय को छोड़ना पड़ेगा। सारा देश का किसान इनके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं राय दे रहा हूं आपको भी, क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हो। इसलिए इनको चाहिए कि सबकी कॉमन मांग को सिर पर लेकर के आगे बढ़ें, ताकि ये नहीं, इनसे बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किसान और सरकार एक जगह बैठे। तो देवेंद्र शर्मा, जो बद्री बाबू कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी पर अड़ जाएं, किसान और कानून में, तीनों कानूनों में जितने संशोधन चाहते हैं, 1.5-2 साल का जो ये वक्त सरकार देने को तैयार है, स्थगित करने को तैयार है, उनमें जितने संशोधन करवा सकते हैं वो करवाए जाएं। क्या ये बीच का रास्ता आप मानते हैं? मेरा मानना है कि जो किसानों का जो असली जो इशू है कि भाई लॉज को रिपील किया जाए, और अगर हम संशोधन मानने को तैयार हैं तो इसका मतलब लॉज जो है वो कमजोर थे, वो ठीक तरीके से नहीं बने थे। तो ठीक जो लॉज नहीं है उनको वापस लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने सवाल पूछा है कि भाई कमीशन जो है वो पे कमीशन है या बाकी कमीशन है, हमने कब से कहा है संदीप जी कि एक कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर का गठन होना चाहिए, जिसमें जो सीएम बॉडी है उसके अंदर कोऑप्टिव हो, और वो जो कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर है वो ये तय करे, ये अश्योर करे या ये देखे कि हम किसान परिवार को, किसान को कैसे 18,000 रुपए हर महीने का एक इनकम दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो न्यूनतम सरकारी मुलाजिम है उसकी भी इनकम 18,000 से ज्यादा बन जाती है। और आज की तारीख में किसान की आय जो है वो लगभग 8,670 रुपए महीना।
जी, उसको बदलाव करने के लिए हमें उस पे एक अच्छा जो एक फॉर्म जो असली होगा वो ये होगा कि किसान की आय सुनिश्चित की जाए, और जो कमीशन जो बनाया जाए वो जैसे ऑलरेडी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आयोग, वो बेसिकली एक रिटायरिंग रूम बन चुके हैं या फिर पॉलिटिकल उसमें कंट्रोल में है। आई थिंक व्हाट वी नीड इज ए कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर, जो इनकम को देखे पहले दे और साथ में वेलफेयर एक्टिविटीज को दे। तो ये दो अगर काम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सा जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन इमीडिएट जो है वो हमें एड्रेस होता है, और बहुत सी चीजें करने को हैं। ठीक है, अबे चौटाला आखिरी सवाल, तो एक कमीशन बनना चाहिए फार्मर्स इनकम को लेकर, लेकिन अबे चौटाला आपने विधानसभा से इस्तीफा दिया किसानों को समर्थन देने के लिए। किसान कह रहे हैं नेताओं को, आप लोगों को, आप आकर मिल लीजिए, आप राकेश टिकैत से मिले और नेताओं से मिले हैं, मिल तो लीजिए, मन साझा नहीं करने देंगे, भाषण नहीं देने देंगे। ये आंदोलन गैर राजनीतिक ही रहना चाहिए, या दरअसल ये भी एक नैरेटिव है? आज तक इस देश में कोई आंदोलन हुआ है जिसमें राजनीतिक दखल ना हो या राजनीतिक पार्टियों का समर्थन ना हो? देखो, ऐसा है, जहां तक किसान आंदोलन, मैं ये समझता हूं कि आज अगर कहीं किसान पूर्ण आज इस आंदोलन का एक हिस्सा बना है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों को उन्होंने मन साझा नहीं करने दी। एक टाइम था इस देश के अंदर किसान संगठन बहुत कम थे, और किसानों का नेतृत्व जो है चंद राजनीतिक दलों के लोग थे जो किसान की आवाज को विधानसभा में, लोकसभा में और उसके बाद बुलंद करते थे। यहाँ बड़े 4 किसान नेता इस देश के हुए, पर छोटू राम जो थे, जब किसान की अंग्रेज अनदेखी कर रहा था तो उन्होंने किसान की आवाज 20 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा प्लीज। चौधरी जयलाल जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की आवाज बनकर लोकसभा के अंदर एमएसपी के गठन के लिए लड़ाइयां लड़ी, और इसके साथ साथ टिकैत साहब ने जब गन्ने के लिए किसान को परेशान किया जा रहा था यूपी की सरकार की तरफ से, तो उन्होंने लड़ने का काम। आज मैं इस्तीफा इसीलिए दे करके इनकी इस लड़ाई में इनके साथ शामिल हुआ। हमने पहले दिन से ही इस आंदोलन को अपनी तरफ से सपोर्ट किया था, और आज भी मैं मिलने जाता हूँ तो मैं उनको ये नहीं करता कि मुझे आप मंच कॉन्टैक्ट कर लें। तो मतलब ये आंदोलन गैर राजनीतिक ही रहेगा, ये बात भी साफ हो रही है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दरअसल बीच का रास्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य में अटका हुआ है। क्या लीगल गारंटी सरकार क्यों नहीं देती? एक वैधानिकता क्यों नहीं दी जाती CACP को? एक किसान आयोग क्यों नहीं बनाया जाता? बल्कि देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि एक आयोग बनाइए किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए, और इनमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सही मायने में जय किसान करना है तो इन बातों को जमीन पर क्यों नहीं उतारती है सरकार, या सरकार इसके बारे में सोचे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।